दूसरा पॉइंट लिखो, इफ सेंटर ऑफ मास, दूसरा पॉइंट, if center of mass of system of particle is moving with some velocity and net external force on the system is zero। देखो ध्यान से समझना, अभी दोनों लाइन को मैं क्लियर कर देता हूँ। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन सेंटर ऑफ मास मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? दूसरा पॉइंट ये हो गया, मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ some change occur in the system due to internal force। ये पॉइंट कोई लिखवाता नहीं है, और यही पॉइंट लोग मुंह से बोल देते हैं, और जब आदमी रिवीजन करने जाता है तो यार टीचर कैसे बताए थे, इसलिए मैं पॉइंट जो जो पॉइंट मुंह से बोला जाता है मैं आपको लोगों को पॉइंट ही लिखवा दे रहा हूँ। अगर मैं शायद आईटी का बैच कर रहता तो शायद पॉइंट लिखवाया नहीं जाता है, तो मुझे पता है कि कैसे न्यूमेरिकल क्रिया है सब भूल जाओगे। ये सब पॉइंट मुंह से बोला जाता है, न्यूमेरिकल के में यूज किया जाता है इसको, तो दिमाग में रहेगा नहीं, इसलिए मैं सब पॉइंट लिखवा रहा हूँ। इंटरनल फोर्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये याद कर लेना। इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है, बट कैन चेंज एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होगा, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। अभी सारे पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ लाइन बाय लाइन, पहले लिख ले। एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ सिस्टम। क्लियर है? इस कंडीशन में पी इनिशियल इक्वल टू नॉट पी फाइनल। उतार लो फिर बताता हूँ।
हो गया? सर हो गया। अच्छा देखो, पूरी बात को समझ लेना। अगर ये पॉइंट समझ में आ रहा है तो न्यूमेरिकल में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है। बस लगता है न्यूमेरिकल टफ लगता है, लेकिन है बहुत आसानी से। ये सब चीजें नहीं रहती हैं, इसलिए न्यूमेरिकल टफ लगता है, फिर नया न्यूमेरिकल आएगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखो, देखो, इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो इनिशियली नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम इज जीरो, तो सेंटर ऑफ मास ऑलवेज एट रेस्ट। देखो एक बात बताओ, जैसे एफ इक्वल टू पढ़ते हो ना, एफ इक्वल टू लिखते हो डीपी अपॉन dt। सेम कहानी ये होती है, जब एफ नेट जीरो होता है ना, एफ नेट एफ नेट जीरो होता है तो दो कंडीशन होती है, या तो पी को जीरो कर दो, ठीक है, पी को कांस्टेंट कर दो। तो ये बात यहाँ पे भी रख सकती है, ए इक्वल टू डीवी अपॉन dt। अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी या तो जीरो हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो होता है तो नॉर्मली बात है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ये तो फिक्स है, एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। मान लो कोई पार्टिकल है, इनिशियल में जीरो वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो ये भी बात सही है। तो देखो, अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो एट रेस्ट है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो भाई सिस्टम पे लग ही नहीं रहा, तो सेंटर ऑफ मास क्यों अपनी जगह से लेगा? ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। ये तो वही बात है, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो सीधी सीधी बात है, देखो ये कहानी वही कर रही है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है सेंटर ऑफ मास, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। नेट एक्सटर्नल फोर्स अभी जीरो है ना, तो सेंटर ऑफ मास विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ को एक तरह से दर्शा रहा है। जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे फोर्स नहीं लगाया जाता है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल की बात हो रही है, तो उसका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी या तो रेस्ट में रहेगी, ये दोनों कंडीशन है। लेकिन अगर इंटरनल फोर्स लग रहा है, तो इंटरनल फोर्स की वजह से क्या होता है, अब बता रहे हैं, सिस्टम में चेंज आ सकता है। मान लो कोई ब्लॉक है, अब देखो, इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये सही है, बट कैन चेंज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसके मास m है, 2 kg जो भी है, उसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी एनर्जी लिख सकते हो हाफ mv², ये तो ठीक है। लेकिन अगर इसको दो भागों में तोड़ दो, ऐसे तोड़ दिए, तो एक इधर और एक इधर, तो अगर मैं कहूँ कि एक इधर भग रहा है एक इधर भग रहा है, इसका मास जो है कम है, इसका मास क्या है, इसका मास कम है m2 से, तो पक्का इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और इसकी वेलोसिटी कम होगी, तो मोमेंटम क्या होगा, m1v1 बराबर m2v2। ये इंटरनल फोर्स की वजह से टूट तो जाएंगे, लेकिन इनका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, लेकिन इसकी एनर्जी चेंज हो सकती है। हो सकता है इसकी स्पीड अलग एनर्जी में जाए, हो सकता है ये कम एनर्जी में जाए। तो इंटरनल फोर्सेस एनर्जी को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम को चेंज नहीं करेंगे। मोमेंटम हमेशा इंटरनल फोर्स की वजह से, कोई ब्लॉक इधर भागेगा ना, हमेशा हमेशा मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मास कम तो वेलोसिटी ज्यादा, इसका मास ज्यादा तो वेलोसिटी कम, क्योंकि इंटरनल फोर्स की वजह से मोमेंटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन एनर्जी अलग हो जाएगी, उसकी इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो, तो एनर्जी का सिस्टम चेंज हो सकता है, लेकिन मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा। मोमेंटम को चेंज करने वाला अगर कोई चीज है तो वह है एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होना ही होना है, एनर्जी तो चेंज होगा ही होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा। लेकिन इंटरनल फोर्सेस कभी भी मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए तो न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई डाउट है? चलो, नहीं डाउट है तो हर्षित अभी कोई कौन नहीं आया अभी? कौन नहीं आया, पता नहीं, देना पड़ेगा।
चांद देखो जी, तो चांद जी ने। मतलब जब शायद अच्छा चांद जी। चैप्टर चल रहा था। चांद जी। हाँ चलो कोई बात, अच्छा चैप्टर चल रहा है तो आदमी गायब हो जाए, समझ लो। वो सेंटर ऑफ मास में आप वो रिकॉर्डेड भेज दो, सब इसलिए कोई नहीं आते। हाँ आप रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड भेजते हो ना, रिकॉर्डिंग भेजते हो ना, हम्म। इसलिए फिर सोचते हैं रिकॉर्डिंग देख लेंगे। लेकिन सच तो ये है कि रिकॉर्डिंग के बजाय यहाँ पे लाइव क्लास का अलग चीज होता है। अब रिकॉर्डिंग कर भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये सब करियर खराब करेंगे, जानते हो आदमी ढील हो जाएगा। जहाँ एक आसरा मिलता है कोई चीज ना, तो आदमी को ही कमजोर बनाती है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आदमी कितना कमजोर है। देखो ध्यान से समझो, एक बात मैंने तुमसे बताया था ना, जब कहीं भी किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए, दिमाग में एक चीज को सेट कर लो। वो क्या सेट करना है? फिजिक्स का दुनिया का कोई क्वेश्चन हो, अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात आ रही है किसी भी, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे वो काइनेमेटिक्स हो, चाहे एनएलएम हो, चाहे फ्रिक्शन हो, जो भी चैप्टर आ जाए, कहे कि पहले इतना था बाद में इतना बढ़ गया। अरे तो सब कुछ थोड़ी ना बढ़ जाएगा, कुछ तो कांस्टेंट रहेगा। जो कांस्टेंट है उसको देख लो, क्या नहीं चेंज हुआ, बस उसी के बारे में सोच लो तो पता चल जाएगा कि क्या चेंज हुआ है। ठीक है ना? तो फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट सब जगह अप्लाई करते हैं। मैंने पोटेंशियोमीटर में भी अप्लाई किया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अप्लाई किया, काइनेमेटिक्स में भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है? जब इसे मान लो तुम यहाँ से जा रहे हो घर, घर गए यहाँ से, और तुम्हारी स्पीड मान लो 40 थी, 10 सेकंड में पहुंच गए, उधर से दौड़ के आए, फिर स्कूल की तरफ, घर स्कूल से घर गए, तो गए 40 किलोमीटर के रफ्तार से, टाइम कुछ लगा 1 आध 2 घंटा, फिर वहां से आए तो पता चला तुमने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो कम समय में स्कूल पहुंच गए। इसमें क्या चेंज नहीं हुआ? डिस्टेंस, घर से दूरी वही, घर दूरी से घर, वो तो बार बार बराबर है। तो जब दोनों चीजें, तो क्या चेंज नहीं हुआ अगर तुम पता कर लो तो पता चल जाएगा कि कौन कितना आएगा, कितना टाइम लगा होगा उसको बढ़ने से। तो ऐसे जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये हर जगह अप्लाई करो, एकदम नॉर्मल भाषा में अप्लाई करो, एकदम श्योर आंसर है कि इससे तो गलती नहीं होगा, और कोई मेथड अप्लाई करो तो मिस्टेक कर जाओगे, कंफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। तो मैं देखो एक तरीका बताता हूँ, मैं सिंपल से एक बात बताता हूँ। जैसे मान लो ये प्लेटफॉर्म मान लो या कुछ भी मान लो, जिसका मास m है और लेंथ l है। इसका मास m और लेंथ इसका क्या है, l। ठीक है? अब यहाँ पे एक आदमी है, आई, अरे आदमियों नहीं बनाने आता काम तो इस आजकल खान सर का वीडियो देख रहे हैं, कुछ अजीब लग रहा है। देखो ये देखो मास m है, और उसका बेला, हमेशा इंसान का सेंटर यहीं पे होता है, उसके सीधे अंदर, यहाँ में आत्मा निवास करती है। आदमी की आत्मा उसके सेंटर पे ही निवास करती है, कहा जाता है। लेकिन अगर ये रॉड है तो इसका सेंटर क्या होगा, यहाँ से L/2। ध्यान से समझना, तो कितना आराम से समझा रहा हूँ, शायद ये तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो और तरीका है जो आपको समझाया जाता है, लेकिन देखो मैं इससे करता हूँ, देखो अपने आप देखो न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा। और ये नया तरीका यही है, मैं तो इसी से करता हूँ, और ये आसान लगता है। 6 7 8 के मेथड से क्वेश्चन हो जाते हैं, आंसर आ जाते हैं। तो देखो एक जो रॉड है, इसका जो यहाँ से दूरी कितनी है, L/2। और एक आदमी है, ओरिजिन से हमेशा देखते हैं, तो ओरिजिन से इसका सेंटर कितना दूर पे है, L पे, ये पूरी दूरी L है। और ओरिजिन से इस बड़े वाले रॉड का L/2 है। अब कहा गया कि ये आदमी जो है कुछ दूर, जब यहाँ से यहाँ पहुंचा, जब ये आदमी चल के यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो पक्का है कि जब यहाँ से यहाँ पहुंचा ये L दूरी चलने के बाद, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो पूछा कि ये कितना डिस्प्लेस हो गया अपने ओरिजिन से। बस यही सवाल है कि ये कितना अपनी दूरी से डिस्प्लेस हुआ, ये पूछना है। ये x पूछेगा, तो मान लो x दूरी डिस्प्लेस हुआ, तो x की वैल्यू बताओ। जब ये यहाँ से पहुंचेगा तो ये पक्का इधर सरकेगा। बोट में जानते हो ना, जब आदमी बोट यहाँ से यहाँ पहुंचता है तो बोट थोड़ी सी सरक जाती है। तो बताओ कि ये जो दूरी x है ना, ये क्या होगी, कितना दूर डिस्प्लेस हुआ, ये पूछ रहा है तो कुछ नहीं क्वेश्चन में।
अगर मैं इसको नॉर्मली समझाऊं तो अभी 6-7 क्लास के बच्चों को जैसे समझाया जाता है वैसे करके अभी इसको सॉल्व कर दूंगा। अगर फिजिक्स के मेथड से करो तो बहुत टफ है। पांडे बनाओगे इसको? हाँ सर, ट्राई कर रहे हैं। चलो हम बताते हैं, देखो उसके बाद अगला क्वेश्चन करना। सदे मेथड में देखो कितना आराम से बता रहा हूँ। जी इस सर। ब्लॉक में ध्यान दो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। आदमी आराम से यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये जो सिस्टम है, ये जो रॉड है, ये अपने आप इधर से जाता, आदमी इधर से गया, इधर गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो आदमी ऐसे था, एक आदमी मान लो ऐसे आके लड़ जाते हैं, तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दो आके भिड़ गए, भिड़ गए। दो कुत्ते लड़ जाते हैं, मोमेंटम कंजर्व हो गया, ठीक है ना। तो जैसे भी आके दो आदमी एक दूसरे से भिड़ गए विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, ही नहीं कि उठा के तुमने कुत्ता को दूसरे कुत्ता के ऊपर फेंक दिया तो कहोगे मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। तो हो सकता है कि वो कुत्ते के ऊपर तुमने फेंक दिया दूसरे को, तो हो सकता है वो उधर उधर चला जाए और वहीं पे गिर जाए वो। कभी कभी देखते हो, कभी कभी हम कोई चीज उठाते हैं, एक गेंद को उठा के दूसरे गेंद पे मारते हैं, तो जिस गेंद को जहां मारते हैं ना, वो गेंद ऐसे गिरती है और दूसरी गेंद लड़के से आगे निकल जाती है। तो एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो मोमेंटम कहाँ से कंजर्व होगा। लेकिन अगर उसी दो गेंदों को आपस में ऐसे छोड़ दो, मान लो कोई अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी हुआ, जाके लड़ गए, तो जितना लड़ने के बाद अगर मास सेम है तो जितना दूर ये जाएगा उतना ही दूर ये भी जाएगा। कंफर्म है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है। लेकिन अगर किसी का मास ज्यादा हो गया और किसी का मास कम है, तो इससे टकराएगा तो इसके ये थोड़ा सा कम वेलोसिटी में होगा, इसका ज्यादा वेलोसिटी होगा, अभी भी मोमेंटम कंजर्व है। लेकिन अगर मैं इस गेंद को उठा के अब पकड़ के इससे जाकर लड़ा दूं, तब तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ठीक है। तो एक बात बताओ, जब एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पे नहीं लगाई जाती है तो उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पे वहीं रहता है। अब इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास देखो, चेक करो। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास चेक करो तो देखो, फर्स्ट वाले केस में सेंटर ऑफ मास चेंज करो, तो इस बॉडी का ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, m×l/2। कंफर्म। और छोटा वाला ब्लॉक का सेंटर तो उसकी आत्मा उसके शरीर के बीच में ही निवास करती है, तो ओरिजिन से वो दूरी कितनी हो जाएगी, l, और डिवाइडेड बाई m+m। ये तो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला हो गया, m1r1 + m2r2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। ये कंफर्म हो गया। अब ये आदमी यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो पक्का है कि ये कुछ डिस्प्लेस किया होगा। तो दूसरे कंडीशन में क्या होगा, दूसरे कंडीशन में सेंटर ऑफ मास तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं है। तो जब ये आदमी यहाँ से यहाँ पहुंचा तो कुछ डिस्प्लेस हुआ, तो अब ओरिजिन से ये आदमी कितनी दूर पे है, तो लिखेंगे m×x। और इसका सेंटर, बड़े वाले का सेंटर कहाँ से हो गया, ये हो गया ओरिजिन से, तो क्या लिखेंगे m +l/2 + x डिवाइडेड बाय कैपिटल M + स्मॉल m। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो पहले और दूसरे इक्वेशन में देखो तो सेंटर ऑफ मास अभी भी अपनी जगह पे ही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास चेंज होगा ही नहीं। ठीक। तो क्या चेंज नहीं हुआ, सेंटर ऑफ मास। तो जब ये आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगे, तो लिखेंगे m×l/2 इंटू ml डिवाइडेड बाई कैपिटल M + स्मॉल m। और ये लिखेंगे mx + m l/2 + x अपन कैपिटल M + स्मॉल m। और ये कैंसिल हो गया। देखो, तो मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो अगर इस मेथड से, तो लगेगा कि सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन तो ये तो सर ने बड़ा आराम से बना दिया, और तुम लोग से खुद ही सॉल्व हो जाएगा। कोई क्वेश्चन उठा के देख लो, तो ट्राई कर लेना अभी मेरे करने के बाद। अब ये इससे जाके ये कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी आराम से आ गई, ml/कैपिटल M + स्मॉल m। तो गया इतना डिस्प्लेसमेंट, क्या चेंज नहीं हुआ, करके देख लो, है ना। अरे आया कि नहीं आया, आया सर, आया। अभी से इतना आसानी से हर चीज को विजुअलाइजेशन करा के बता रहा हूँ, और इतना इजी मेथड से।
सेकंड वाला क्या हुआ? सेकंड जो हमारी आवाज क्लियर नहीं हो रही। हो गया? एक मिनट सर। अरे हो गया क्या? रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। तुम लोग यही सब काम करो अब।